ऐसी एक्ट्रेस जो 70-80 के दशक में बेहद बोल्ड और ग्लैमरस मानी जाती थी। ऐसा लगता है तुम बनते बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे। फिल्मी पर्दे पर इनकी एक झलक पाने के लिए युवाओं में गजब का क्रेज था। तो वहीं इनकी अदाओं के साथ साथ इनके इश्क मोहब्बत के चर्चे भी खूब हुआ करते थे। जीवन के हम सारे। इन्हें चाहने वाले तो हजारों थे, लेकिन इनकी जिंदगी में प्यार निभाने वाले कम ही रहे। कितना आसान है कहना भूल जाओ। क्या आप जानते हैं कि ये एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ की कंट्रोवर्सी की वजह से हमेशा चर्चा में बनी रहती थी। क्या आप यकीन करेंगे कि इनके पति ने इन्हें मारकर लहूलुहान कर दिया था। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस अदाकारा ने उम्र के ढलते पड़ाव पर अपने से आधी उम्र के अपने एक प्रेमी पर ठगी और जबरदस्ती का आरोप लगाया था। तुम एक बेगैरत इंसान हो जिसे बातें बनाने के सिवा कुछ नहीं आता। तुम्हारा कोई कैरेक्टर है ना ईमान। तो कौन थी ये अदाकारा जो कई अफेयर्स और शादी के बावजूद बिल्कुल अकेली रह गई? जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपके साथ कविता। आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं 70 और 80 के दशक की सबसे ग्लैमरस और बिंदास अदाकाराओं में से एक जीनत अमान की। 19 नवंबर 1951 को जन्मी जीनत के पिता अमानुल्लाह खान फिल्मों के स्क्रिप्ट राइटर थे। उनकी मां एक मराठी हिंदू ब्राह्मण थी जिनका नाम वर्घिनी शारवाचा शिंदे था। जब वो 13 साल की थी तो सर से पिता का साया उठ गया। अमानुल्लाह खान की मृत्यु के बाद वर्घिनी ने एक जर्मन शख्स मिस्टर हैंस से शादी कर ली थी। मां ने जीनत को मुंबई के बेहतरीन स्कूल सेंट जेवियर्स में पढ़ाया और आगे की पढ़ाई के लिए पंचगनी और फिर लॉस एंजल्स भी भेजा। 19 साल की उम्र में मॉडलिंग करने उतरी तो मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी। हालांकि पारिवारिक बैकग्राउंड फिल्म से जुड़ा था, लेकिन वो आई थी पत्रकार बनने, फिर पत्रकारिता करने लगी। लेकिन देव आनंद ने ऑफर किया तो फिल्म में उतर आई। उन्होंने अपना सरनेम अपने पिता के नाम पर अमान रखा। जीनत अमान को देव आनंद की खोज माना जाता था और अपनी पहली फिल्म द एविल विदिन में उन्होंने इस हैंडसम अभिनेता के साथ काम किया था। इंडो फिलिपिनो प्रोडक्शन की यह फिल्म अंग्रेजी भाषा में थी और 1970 में रिलीज हुई थी। वो इस थ्रिलर फिल्म में देव आनंद की स्मॉल टाइम प्रेमिका के छोटे से रोल में उतरी थी। जीनत बॉलीवुड में अपनी विफलता से निराश थी और उन्होंने अपने अभिनय करियर को छोड़ने का मन बना लिया था। कहते हैं हरे राम हरे कृष्णा की रिलीज से पहले वह अपनी मां और सौतेले पिता के साथ देश तक छोड़ने वाली थी, लेकिन देव आनंद साहब ने जोर देकर कहा कि वह रिलीज होने तक वहीं रहें। फिर तो इतिहास बन गया और जीनत रातों रात स्टार बन गई। कहा यह भी जाता है कि जीनत इस रोल के लिए देव साहब की पहली पसंद नहीं थी और जब जाहिदा और मुमताज ने पर्दे पर उनकी बहन का रोल करने से इनकार कर दिया, तब इस युवा अदाकारा को यह भूमिका मिली। बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम। अगले साल यानी 1971 में उन्हें ओपी रल्हन की फिल्म हलचल में एक छोटी सी भूमिका मिली। यह फिल्म उनके साथ साथ कबीर वेदी के लिए भी डेब्यू फिल्म थी। उसी साल उन्हें फिल्म हंगामा में भी देखा गया, लेकिन उन्हें देव आनंद ने उन्हें अपनी 1973 की
जनवरी में रिलीज हुई अगली फिल्म हीरा पन्ना में अपने अपोजिट लीड हीरोइन बनाया तो उन्हें इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान मिली। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, फिर तो उनकी किस्मत के दरवाजे खुल गए। चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। उन्हें उसी साल आई यादों की बारात, ढूंढ व अगले साल यानी 1974 में आई रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं मिली। मैं ना भूलूंगा, कहते हैं कि 50 वर्ष की उम्र में पहुंच चुके देव आनंद उनसे लगभग आधी उम्र की इस हीरोइन के प्रति खासे आकर्षित थे। इसीलिए उन्होंने जीनत के अपोजिट वी.आर. इशारा जैसे बदनाम निर्देशक की फिल्म प्रेम शास्त्र में भी एक्टिंग करना स्वीकार कर लिया, जो वर्ष 1974 में रिलीज हुई थी। उसी साल देव आनंद ने जीनत अमान को लेकर अपनी अगली फिल्म इश्क 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 भी बनाई थी। 1974 में ही जीनत शम्मी कपूर की फिल्म मनोरंजन और राजेश खन्ना की फिल्म अजनबी में भी मुख्य भूमिका में नजर आई। देव आनंद ने 1975 में रिलीज हुई फिल्म वारंट में भी जीनत अमान के अपोजिट हीरो की मुख्य भूमिका निभाई। उसी साल रिलीज हुई फिल्म चोरी मेरा काम और अगले साल यानी 1976 में रिलीज दीवानगी में वो शशि कपूर के अपोजिट लीड हीरोइन के तौर पर उतरी। ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल मानी गयी। 1977 को जीनत अमान की सफलता का साल कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस साल उनकी मुख्य भूमिकाओं वाली 7 फिल्में रिलीज हुई और एक फिल्म में वो स्पेशल अपीयरेंस में भी नजर आई। इनमें से 2 फिल्मों में वो देव आनंद साहब के साथ थी। इनमें पहली थी कलाबाज, जिसे यश कोहली ने बनाया था। पीछे पीछे हम आएंगे और रूठे हैं तो मान जाएंगे। उसी साल जीनत अमान ने गोगी आनंद की फिल्म डार्लिंग डार्लिंग में भी देव आनंद के अपोजिट लीड हीरोइन के तौर पर काम किया। वो उस साल राजेश खन्ना के अपोजिट भी 2 फिल्मों छैला बाबू व आशिकू बहारों का में पर्दे पर नजर आई। मैं बाबू छैला, बाबू छैला, मैं बाबू छैला, बाबू। 1977 की उनकी एक और फिल्म ने धर्मवीर ने भी खासी प्रसिद्धि बटोरी, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र के अपोजिट राजकुमारी की भूमिका में जलवा बिखेरा। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा। धर्मेंद्र के अपोजिट वो एक और बड़े बजट की फिल्म शालीमार में भी उतरी और बेहद आकर्षक भी दिखी। लेकिन इस सब के बावजूद उनकी चर्चा देव आनंद के साथ बनी रही। इस अफेयर के किस्से पर तब विराम लगा जब वो अगले साल यानी 1978 में फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के बोल्ड और बिंदास किरदार रूपा की भूमिका निभाने राज कपूर के कैंप में जा पहुंची। और भये पनघट पे मोहे नटखट शाम। इसके बाद वो देव आनंद के साथ दोबारा कभी नजर नहीं आई। वर्ष 1978 उनके लिए व्यावसायिक तौर पर खासा सफल रहा। उस साल वो फिल्म डॉन में अमिताभ बच्चन के साथ उतरी, जो सुपर हिट रही। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल। अगले साल यानी 1989 में भी अमिताभ बच्चन के साथ उनकी फिल्म ग्रेट गैम्बलर आई, जो बॉक्स ऑफिस पर खासी सफल रही। वर्ष 1980 को भी जीनत अमान के सफलताओं के साल के तौर पर याद किया जाता है। इस साल भी उनकी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म दोस्ताना आई, जो सुपर हिट रही। मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा भी लीड रोल में थे। उसी साल एक और सुपर हिट फिल्म कुर्बानी में भी उनकी मुख्य भूमिका रही, जो फिरोज खान ने बनाई थी। जैसा कोई जिंदगी में आए तो बात बन जाए। इसके अलावा मल्टी स्टारर फिल्म टक्कर और राम बलराम में भी
उनका जलवा देखने लायक रहा। वर्ष 1980 में उनकी अन्य फिल्में बॉम्बे 405 मील व अली बाबा और 40 चोर भी आई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो B.R. चोपड़ा की संजय खान की अब्दुल्ला और इंसाफ का तराजू। इंसाफ का तराजू अपने बोल्ड दृश्यों और साहसिक अभिनय के कारण चर्चा में रही। इस साल जीनत की दूसरी सबसे चर्चित फिल्म रही अब्दुल्ला। कहते हैं यह फिल्म उनकी निजी जिंदगी में खुशी और गम दोनों साथ साथ लेकर आई। इस फिल्म और उससे जुड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी बात करते हैं उनके करियर की। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा। 1981 में धर्मेंद्र के साथ 3 फिल्मों में नजर आईं, जिनके नाम थे प्रोफेसर प्यारेलाल, कातिलों के कातिल और कोडी। ये तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। इसी साल उनकी अमिताभ बच्चन के साथ भी एक सुपरहिट फिल्म रिलीज हुई, जिसका नाम था लावारिस। काहे पैसे पे इतना गुरूर कर है, यही पैसा तो। वर्ष 1982 में भी उनकी कई फिल्में रिलीज हुई, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पर औसत दर्जे तक ही पहुंच पाईं। वर्ष 1983 में उनकी 2 फिल्में अमिताभ बच्चन के साथ रिलीज हुई। पहली थी महान, जिसमें अमिताभ बच्चन के ट्रिपल रोल थे। उनकी एक रोल की सशक्त नायिका बनी थी जीनत अमान। उस साल अमिताभ बच्चन के साथ आई जीनत अमान की दूसरी फिल्म पुकार में भी सुपरस्टार अभिनेता का डबल रोल था। वैसे तो फिल्म नायक प्रधान थी, लेकिन जीनत अमान गोवा की एक खूबसूरत हसीना के किरदार में खूब जची हैं। अगले साल यानी 1984 में उनकी 5 फिल्में आई। अब जीनत को मुख्य अभिनेत्री के अलावा सह अभिनेत्री की भूमिका भी मिलने लगी थी। 1985 में उन्हें 4 फिल्में मिली। ये सभी फिल्में किसी बड़े बैनर की नहीं थी और उन्होंने साधारण कारोबार किया। 1986 में उन्होंने चेतन आनंद की फिल्म हाथों की लकीर व भरत रंगाचारी की बात बन जाए में मुख्य हीरोइन के तौर पर अभिनय किया। हालांकि उस साल उनकी जो सबसे चर्चित फिल्म रही थी वो B.R. इशारा की औरत। यह एक हीरोइन प्रधान फिल्म थी, जिसमें इशारा साहब की फिल्मों का मसाला भरपूर था। हालांकि जीनत उनकी उम्मीदों पर पूरी खरी उतरी, लेकिन फिल्म बहुत चल नहीं पाई। 1987 में उन्हें सिर्फ एक फिल्म मिली, जिसका नाम था डाकू हसीना। यह एक फार्मूला फिल्म थी, जिसमें जीनत अमान डाकू की भूमिका में थी। बाद के वर्षों में जीनत अमान कम फिल्में करने लगी। उन्होंने कैरेक्टर रोल, पॉजिटिव व निगेटिव हर तरह के किरदार निभाए। फिल्में ही नहीं, टीवी सीरीज भी किए। जीनत अमान ने अपने बिंदास अभिनय से भारतीय समाज में आधुनिक व बोल्ड नारी की वो छवि गढ़ी जो बॉलीवुड में एक मिसाल है। सार्वजनिक जीवन में जीनत अमान को चाहे कितना भी आधुनिक क्यों न माना जाए, निजी जिंदगी खासकर पारिवारिक तौर पर उन्हें कट्टर धार्मिक ही माना गया। उनकी पर्सनल जिंदगी में कई अफेयर माने गए, लेकिन उन्होंने जब भी अपना जीवन साथी चुनने की कोशिश की, इस बात का खास ख्याल रखा कि मजहब की दीवार बीच में न आए। उन्हें देव आनंद की खोज माना जाता था और इस दिग्गज अभिनेता ने अपने इंटरव्यू में स्वीकार भी किया कि उन्हें जीनत बेहद पसंद थी, लेकिन उनकी प्रेम कहानी किसी अंजाम तक पहुँचे बिना ही खत्म हो गई। दरअसल मुंबई के ताज होटल के रेंडेवू में देव साहब ने जिस दिन जीनत अमान को प्रपोज करने की योजना बनाई थी, उसी दिन राज कपूर साहब ने सत्यम शिवम सुंदरम की शुरुआत के लिए वही पार्टी रखी थी। कहते हैं पार्टी में राज कपूर नशे में झूम रहे थे और जब जीनत अमान उनकी बाहों में साथ झूमने लगी तो देव साहब का दिल टूट गया। जीनत की राज कपूर के कैंप में शामिल होने की खबर से देव आनंद पहले ही दुखी थे, सो इस रिश्ते का वही पटाक्षेप हो गया। जीनत ने अपनी मर्जी से अपना पहला जीवन साथी चुना, शाह अब्बास यानी संजय खान को। संजय फिल्म अब्दुल्ला बना रहे थे, जिसकी शूटिंग के दौरान दोनों काफी करीब आ गए।
हालांकि वो पहले से शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता भी, लेकिन जीनत ने फिर भी उनके साथ रिश्ता बना लिया। बात 1978 की है। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग जैसलमेर में हुई थी और उस दौरान सिने ब्लिट्ज मैगजीन में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक 30 दिसंबर 1978 को दोनों ने 2 गवाहों की मौजूदगी में शादी कर ली थी। खुद जीनत अमान ने एक इंटरव्यू में ये कबूला था कि उन्होंने संजय खान से शादी की थी। आर्टिकल के मुताबिक एक बार संजय खान बीमार पड़े थे तो जीनत अली बाबा और 40 चोर की शूटिंग के लिए रूस में थी, लेकिन बीच में ही सब कुछ छोड़कर अपने बीमार प्रेमी को देखने आ गई। संजय की खातिर जीनत ने अपने प्रोड्यूसर तक को नाराज कर दिया था। उस दौर के मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक संजय और जीनत की लव स्टोरी उस समय काफी सुर्खियों में थी। बॉलीवुड में हर तरफ इसकी चर्चा थी। हालांकि उस दौरान जीनत के करीबी ये कहा करते थे कि संजय खान उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। फिल्म अब्दुल्लाह के बाद संजय जीनत को दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक देंगे। सिने ब्लिट्ज के आर्टिकल के मुताबिक जीनत के साथ हुआ भी ऐसा ही। उनकी लव स्टोरी का द एंड अब्दुल्लाह की रिलीज से पहले ही हो गया। इस वाकये को सिने ब्लिट्ज मैगजीन ने डिटेल में छापा था। संजय खान फिल्म अब्दुल्लाह का एक गाना दोबारा शूट करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने जीनत अमान को फोन किया था। जीनत उस वक्त अपनी अगली फिल्म की शूटिंग लोनावला में कर रही थी और वो फोन पर नहीं आ पाई थी। गौरतलब है कि उन दिनों आज की तरह मोबाइल फोन्स नहीं होते थे। हालांकि कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक जीनत फोन पर आई थी और जब उन्होंने आने से असमर्थता जताई तो संजय ने उन्हें बुरा भला कह डाला। बहरहाल वो संजय से मिलने उनके घर आ गयी, लेकिन उन्हें वहाँ बताया गया कि घर के सभी लोग एक पार्टी में हैं जो 5 स्टार होटल ताज में हो रही है। जीनत संजय से मिलने ताज होटल में हो रही पार्टी में पहुंची थी। संजय जीनत को पार्टी हॉल के एक बगल के कमरे में ले गए और उनकी बात सुने बगैर जीनत की पिटाई करने लगे। संजय जानवरों की तरह जीनत को पीटते रहे और पार्टी में आए लोग ये सब देखते रहे। आर्टिकल के मुताबिक संजय ने जीनत पर धोखे का आरोप लगाया था। जीनत को बचाने जब उनकी हेयर ड्रेसर फ्लोरी गई तब संजय ने उसे भी धक्का देकर कमरे से बाहर कर दिया था। आर्टिकल के मुताबिक संजय ने एक कुर्सी उठाकर जीनत को मारा था और उसी दौरान जीनत को बहुत चोट आई थी। उस दौर में छपी मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो संजय जब जीनत पर तवातोड़ हमले कर रहे थे उस वक्त उनकी वाइफ जरीन खान भी उनके साथ थी और उन्होंने भी जीनत पर हाथ उठाया था। जीनत को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उनका चेहरा खून से रंग गया था और कहते हैं इसी मारपीट में जीनत की एक आंख में चोट लग गई थी जिसका असर जीवन भर रहा। बाद में होटल स्टाफ ने बीच बचाव किया और जीनत को अस्पताल पहुंचाया। करीब 8 दिनों तक वो बिस्तर पर पड़ी रही और उनके जख्म भरने में करीब 2 महीने लग गए थे। उस वक्त जीनत डिप्रेशन में आ गयी। महीनों उनका इलाज चलता रहा। आर्टिकल के मुताबिक जीनत ने संजय के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट नहीं किया। जीनत संजय से प्यार करती थी और उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। जीनत ने संजय के साथ अपनी शादी बचाने की कोशिश की, लेकिन पहले से शादीशुदा संजय अब उनके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। दोनों के रिश्तों में इस कदर कड़वाहट आ गई थी कि फिल्म अब्दुल्लाह की रिलीज होने से पहले ही संजय खान और जीनत की लव स्टोरी हिट स्टोरी में बदल गई थी और फिर संजय और जीनत ने 24 नवंबर 1989 को तलाक ले लिया। संजय और जीनत की ये कंट्रोवर्शियल कहानी उस दौर में खासी सुर्खियों में रही। जीनत अमान ने संजय खान को भुलाकर अपना ध्यान करियर में लगाया। बताते हैं कि उन्हीं दिनों जीनत की नजदीकियां पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी इमरान खान से भी बढ़ गई थी। वर्ष 1989 के 5 अक्टूबर को इमरान खान के 27वें जन्मदिन पर जीनत उनकी खास मेहमान के तौर पर पार्टी में मौजूद थी। हालांकि इमरान दिलफेक तबीयत के माने जाते थे, लिहाजा दोनों की लंबी नींव नहीं पाई। फिर सन 1985 में उन्होंने अभिनेता मजहर खान से शादी कर ली, जो उनसे 4 साल छोटे थे। मजहर खान को फिल्म शान में अब्दुल के किरदार के लिए अरसे तक याद रखा जाएगा। मजहर की भी यह दूसरी शादी थी। उनकी पहली शादी दिलीप कुमार की भांजी रुबैना से हुई थी, जिससे कुछ ही वर्षों में तलाक हो गया था। हालांकि बाद में एक इंटरव्यू में जीनत ने बताया था कि उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल नहीं रही। हालांकि दोनों के
2 बच्चे हैं और मजहर खान की मौत सन 1998 में किडनी की बीमारी की वजह से हो गई थी। जीनत अमान की उम्र 60 से भी अधिक हो चुकी है और उनके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी है कि उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही। फरवरी 2018 में जीनत ने बिजनेसमैन अमन खन्ना उर्फ सरफराज पर रेप और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। जीनत ने मुंबई पुलिस में इसकी शिकायत की थी। इसके बाद सरफराज को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि कोर्ट में जाने के बाद मामला कुछ और ही निकलकर सामने आया था। अमन उर्फ सरफराज ने कोर्ट में कुछ सबूत दिखाए थे, जिसके मुताबिक जीनत अमान ने उससे शादी की थी। मुंबई के एक मौलवी ने भी शादी की बात को कोर्ट में कबूल किया था। मौलवी के मुताबिक जीनत ने जब शादी की थी तो वो 59 की और सरफराज 33 साल का था। मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो अमन ने जीनत के कहने पर उनके लिए अपना धर्म बदला था और फिर उनसे निकाह किया था। जीनत की कुछ तस्वीरें भी सरफराज के साथ सामने आई थी, जिसमें दोनों मक्का गए हुए हैं। फिलहाल सरफराज करीब 2 साल जेल में गुजारने के बाद बेल पर बाहर हैं और खबर है कि जीनत हर्जाना लेकर मामला खत्म करने पर राजी हो गई हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास जीनत अमान से जुड़ी कुछ और जानकारी हो तो वह हमसे अवश्य शेयर कीजिएगा। अब दीजिए अपने होस्ट और दोस्त कविता को इजाजत। नमस्कार।